चलिए, तो लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल का मैंने हिस्ट्री पूरा, डोबरिनर ट्रायड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, डेंसिटी वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ, ठीक है, और आपका लोथर मेयर कर्व, मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो ये सब बातें मैंने समझा दी थी। और मेन मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो हम पहली और दूसरी क्लास में कंप्लीटली समझ चुके थे। मैंने पहली और दूसरी क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसलिए पहले पढ़ाया कि वही हमें पढ़ना है। फिर हमारा, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए एनसीईआरटी में, तो जो हमको एनसीईआरटी में दिए हुए थे डोबरिनर वगैरह या न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे ताकि आपको कभी क्वेश्चन आए तो आपसे वो इजीली बन जाए। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास बातें थी, दो तीन छोटी छोटी बातें थी, वो मैंने आपको बतला दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लासिफिकेशन भी समझा दिया था एलिमेंट्स का, कि कब ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, कब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, कब इनर्ट गैस, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के जो फिलिंग है उसके बेस पर। तो वो सब बातें मैंने आपको समझा दी थी। चलिए आज की क्लास में हमारा स्टार्ट होता है रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अब हमारा मेन टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टी रेडियस। तो बच्चों, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, मैं सब प्रकार की रेडियस को पहले एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ आए कि रेडियस कब कौन सी, कब कहां पे यूज करनी है। तो एटॉमिक रेडियस, जैसे मान लीजिए आपने सपोज ले लिया कोई भी, तो ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वह हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, या सॉरी रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, ये रेडियस ऑफ एटम है। तो डिस्टेंस from nucleus to outermost orbit is called atomic radius। एटॉमिक रेडियस में फिर दो तीन बातें हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। देखिए एटॉमिक रेडियस न्यूट्रल, अपन एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया आई का एग्जांपल। आई आप जानते हैं 53 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 5s2 5p5। तो इसमें 5 सेल रहेंगे। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ में ये आपका, ये फिफ्थ सेल हो गया। यहां से यहां तक का जो रेडियस है यह हो गया एटॉमिक रेडियस, ये हो गया एटॉमिक रेडियस। अगर मैं आई नेगेटिव आयन, या आई एटम है, आई में नेगेटिव आयन बनाता हूं सपोज, तो ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये आपका इतना बड़ा, एक इलेक्ट्रॉन आने से आई नेगेटिव आयन का रेडियस काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए आई नेगेटिव आयन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एनायनिक रेडियस हो गया। ये एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस। और केटायन, यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम निकाल दें तो आई प्लस आयन बन जाएगा, और ये आई प्लस का रेडियस
केटायनिक रेडियस, केटायनिक रेडियस। तो ये क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल है, मतलब एटॉमिक रेडियस हम न्यूट्रल मान लें तो ये केटायनिक रेडियस, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो I+ आयन बन जाएगा। केटायनिक रेडियस क्योंकि इसमें प्रोटॉन देखिए 53 है, तो यहाँ पर प्रोटॉन तो 53 है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 52। जब इलेक्ट्रॉन 52 हो जाएंगे तो रेडियस कम हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, तो ये रेडियस आपका बहुत कम हो जाएगा। ये न्यूट्रल है, इसमें प्रोटॉन 53 है, इलेक्ट्रॉन भी 53 है। ये प्रोटॉन 53 है, इलेक्ट्रॉन 54 है। तो बच्चों एनायनिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन केटायनिक, ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन केटायनिक रेडियस। तो ये बहुत सिंपल बात है, किसी भी जगह केटायनिक रेडियस उससे बड़ा एटॉमिक रेडियस और सबसे बड़ा होता है एनायनिक रेडियस। एक इलेक्ट्रॉन आने पर डबल तक रेडियस हो सकता है, बहुत बड़ा रेडियस हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने पर। तो बनाइए इसको। तो एटॉमिक रेडियस में ये 3 बातें बहुत सिंपल हैं जो सबको मालूम रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। तो यदि हम स्टडी करें, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम का रेडियस, इसमें प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए -1, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाए -2, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाए -3। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन तो वही है, सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं 8, 9, 10, तो रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा, रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन में कम कर दूं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 7 -1 मतलब 6 कर दूं तो प्लस हो गया, एक और +2 हो गया, +3 हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम है सभी में, ये प्रोटॉन सेम है, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस कम होते जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ रेडियस घटता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि बढ़ती है तो रेडियस कम होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो रेडियस बढ़ता है। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, रेडियस ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे कम होते जा रहा है रेडियस भी बढ़ता जा रहा है। ये -3 है, ये +3 है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस कम होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस बढ़ता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि इनमें 4 में आप बताइए कि सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं HNO3, HNO2, NH3 और N2, ये 4 आपके सामने हैं। इसमें ऑर्डर आपको बतलाना है, लार्जेस्ट रेडियस किसका है, लार्जेस्ट रेडियस। लार्जेस्ट रेडियस आपको सिलेक्ट करना है, इसमें सिलेक्ट द लार्जेस्ट रेडियस। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और यहाँ +3 है, और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो आप आराम से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि रेडियस सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पर ये -3 है, -3 में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा रेडियस हमें मिल रहा है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा लार्जेस्ट रेडियस। इसमें नाइट्रोजन का रेडियस लार्जेस्ट रेडियस है।
और सबसे कम स्मॉलेस्ट रेडियस ये देखिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये स्मॉलेस्ट रेडियस हो जाएगा, स्मॉलेस्ट रेडियस। तो ऐसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े आराम से रेडियस को पहचान सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लीजिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, रेडियस उतना बड़ा होगा। तो लिखिए इसको। तो इस तरह हम रेडियस के कंपैरिजन समझ सकते हैं। अब बताओ, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ऑर्डर में पूछ ले, तो आप आराम से रेडियस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान देना बच्चों, तो रेडियस का ये पॉइंट आप क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, केटायनिक, एनायनिक, उनमें कंपैरिजन सब वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, देखिए आइसोटोपिक रेडियस। आइसोटोपिक रेडियस, हम आइसोटोप जैसे ले लेते हैं क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17, 35 एटॉमिक मास, ये देखिए 37। ध्यान देना बच्चों, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन इसमें 17 है, प्रोटॉन इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 है। अब बताओ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, चार्ज तो इन्हीं पर होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन डिसाइडिंग नहीं होता है, रेडियस को डिसाइड करने वाला न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी उतना ही है दोनों पर। तो आइसोटोपिक का रेडियस हमेशा इक्वल होता है। समझ आ गया? तो रेडियस दोनों का इक्वल है, रेडियस दोनों का इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नीट में पूछा गया है, ये नीट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन के लिए। मैं अभी बतलाता हूं कि क्वेश्चन कैसे आया था। तो आइसोटोपिक रेडियस आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो रेडियस इक्वल होगा। बोलो क्लियर हो गया? जैसे अगर मान लो मैं आपको दे दूं कार्बन 14, कार्बन 13 और कार्बन 12, सीक्वेंस में लिख देते हैं अपन, सीक्वेंस में लिख देते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब बताओ, इनमें रेडियस तो इक्वल होगा, ये रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, तीनों का रेडियस इक्वल होगा, क्योंकि तीनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी 6, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसलिए इनका रेडियस इक्वल होता है। इनका रेडियस, आइसोटोपिक रेडियस ऑलवेज इक्वल। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है आइसोटोपिक रेडियस, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखेंगे कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे किसे? कोवैलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसे देखिए। कोवैलेंट रेडियस का मतलब, जैसे बच्चों हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे, ये देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? कोवैलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन है दोनों, ऐसा आप बना सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन दोनों को इस तरह से भी लिख सकते हो,
ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, और ये आपका बॉन्ड तैयार हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कहलाता है बॉन्ड लेंथ, इसको आप बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड लेंथ का आप हाफ कर दीजिए, ये देखिए हाफ, ये आपका है पूरा बॉन्ड लेंथ, और ये आपका हो गया रेडियस, इसको बोला जाएगा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, इसको आप बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, इसका आधा। तो यहां बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां से यहां तक का रेडियस एटॉमिक रेडियस है, यहां से यहां तक का रेडियस एटॉमिक रेडियस। आप एटॉमिक रेडियस जब डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन करेंगे, ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है। और ध्यान देना, यानी यहां से यहां तक का रेडियस, ये देखिए यहां से यहां तक का जो रेडियस है ये वही एटॉमिक रेडियस है। और यहां ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बन रहा है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ का आधा आपको दिख रहा है, हाफ। अब बताओ यहां से यहां तक का रेडियस क्या है बच्चों, कोवेलेंट, यहां से यहां तक का रेडियस है एटॉमिक रेडियस, और यहां से यहां तक का रेडियस, यहां तक का देखिए ये देखिए ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस, यहां से यहां तक ये आपका एटॉमिक रेडियस। समझ आ रहा है? मैंने ये एटम ले लिया, तो इस एटम का यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस है, और यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस, वो कोवेलेंट रेडियस है। तो अब बताओ कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस में क्या डिफरेंस हो गया? ये जो एटॉमिक रेडियस है ये केवल एटम का रेडियस है, और कोवेलेंट रेडियस जब वो बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, ये देखिए यहां से यहां तक की जो बॉन्ड लेंथ है वो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है। इस कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ का आधा कहलाता है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, ये लिख दिया मैंने। लिखिए इसको, क्वेश्चन पूछा गया, इससे आपको ऑर्डर पूछा गया। अब बताओ ये यहां से यहां तक का रेडियस एटॉमिक रेडियस है, और यहां से यहां तक का रेडियस कोवेलेंट रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ये बात समझ गए आप लोग? एटॉमिक रेडियस ये ज्यादा बड़ा है बजाय किससे? कोवेलेंट रेडियस से। ये सामने है आपके, क्लियर हो गया सबको? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं सबको? तो कोवेलेंट रेडियस छोटा, एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है। एटॉमिक रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। लिख लिया सबने? अब देखो ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्ड लेंथ, ये सपोज H2 है, ये सपोज आपने H2 मान लिया, ये भी H2 मान लिया। ध्यान देना बच्चों, ये H2 मॉलिक्यूल, ये H2 मॉलिक्यूल एक कंटेनर में भरे हुए हैं। मैं इन्हें पास ला रहा हूं, देखिए मैं इन्हें पास ला रहा हूं, ये पास आ रहा है। अब इससे ज्यादा ये पास नहीं आ सकते।
मैंने कोशिश की और इन्हें पास लाने की, ऐसा और पास लाने की कोशिश की और पास, तो फिर इनमें ये पास आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो ये पास आ गए, मैंने और कोशिश की पास लाने, ये रिपेल करने लगे और फिर यही हो गए। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स का नाम है वांडर वाल फोर्स, इस फोर्स का नाम है वांडर वाल फोर्स। और यहां से यहां तक का जो रेडियस है, ये देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक का जो रेडियस है उसका आधा, यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसका आधा, ये आधा कर दीजिए, ये आधा, तो ये कहलाती है वांडर वाल रेडियस, इसका नाम हो जाएगा वांडर वाल रेडियस। तो ये हुआ कोवेलेंट रेडियस, उससे बड़ा हुआ एटॉमिक रेडियस। और वांडर वाल रेडियस देखिए, एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक है, ये वांडर वाल रेडियस और ज्यादा बड़ा है, तो सबसे बड़ा हो जाता है वांडर वाल रेडियस, वांडर वाल रेडियस सबसे बड़ा हो जाता है। तो वांडर वाल रेडियस की क्या डेफिनेशन हुई? वांडर वाल रेडियस दो मॉलिक्यूल है, ये देखिए दो मॉलिक्यूल, उन दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कहलाता है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन से और पास अगर आप लाने की कोशिश करोगे तो उनमें रिपल्सन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी दोनों मॉलिक्यूल के बीच। तो दोनों मॉलिक्यूल के जो एटम नियरेस्ट एटम है, ये देखिए नियरेस्ट एटम है, उनमें जब आप डिस्टेंस देखोगे उस डिस्टेंस का जो आधा है वो कहलाता है वांडर वाल रेडियस। तो वांडर वाल रेडियस इज द हाफ, ये है यहां तक का डिस्टेंस, ये वांडर वाल रेडियस हो गया आपका, ये वांडर वाल रेडियस है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ नियरेस्ट एटम। ये देखिए ये नियरेस्ट एटम है, ये मॉलिक्यूल का और ये मॉलिक्यूल का ये नियरेस्ट एटम है, उन नियरेस्ट एटम के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे आपने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नियरेस्ट एटम ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल कहा, उनके बॉन्ड लेंथ का हाफ, ये कहलाता है हाफ वांडर वाल रेडियस। तो वांडर वाल रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस। तो बना लें आप, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सबसे बड़ा होता है वांडर वाल रेडियस, उससे छोटा होता है एटॉमिक रेडियस, उससे छोटा होता है कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट है तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, वांडर वाल रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है और कोवेलेंट रेडियस क्या है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया तीनों तीनों चीजें, केटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, इनका डिफरेंस। तो ये एटॉमिक, ये काफी इंपॉर्टेंट रेडियस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस जैसा कि नाम हम देख रहे हैं मेटेलिक रेडियस, जैसे हमने कोवेलेंट रेडियस देखा, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा उस कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ का आधा है कोवेलेंट रेडियस, समझ गए। और जब मॉलिक्यूल बन जाएगा और दो मॉलिक्यूल को आप पास लाओगे, दो मॉलिक्यूल को आप पास लाओगे और उनके दोनों के नियरेस्ट एटम्स जो मॉलिक्यूल के उनको पास लाने पर और अब रिपल्सन शुरू हो जाएगा, अब इससे ज्यादा पास वो नहीं आ सकते, ठीक है।
तो फिर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के बाद जो नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया दो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का, उसका आधा जो है वह कहलाता है आपका वांडरवाल रेडियस, वो वांडरवाल रेडियस है। और मेटेलिक रेडियस, ये देखिए जैसे आपने सोडियम मेटल बनाया, सोडियम है, यहां पर भी 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 सोडियम है, तो ये एटम है सोडियम के, ठीक है, ये इस तरह से अरेंज है, ये इस तरह से अरेंज है, और इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए आउटर मोस्ट शेल के, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं सबके, और ये पूरा बन जाता है मेटेलिक क्रिस्टल, ये बन जाता है मेटेलिक क्रिस्टल, ऐसा आगे इधर 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 ऐसे सब तरफ। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इस डिस्टेंस का जो आधा है वह कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। ये सब मेटल के लिए अलग अलग होगा, सभी मेटल के लिए अलग अलग होगा, और इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ मेटल में आपको बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल भी मिलेगा, आपको फेस सेंटर्ड क्रिस्टल भी मिलेगा, आपको हेक्सागोनल क्लोज पेक्ड क्रिस्टल भी मिलेगा। इसके लिए अलग टाइप से रेडियस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए अलग टाइप से, इसके लिए अलग टाइप से आपको रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबके रेडियस आपको अलग अलग तरह से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। पर वो मेटल मेटल के बीच का, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, दोनों मेटल के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा है ये बन जाएगा मेटेलिक रेडियस। डेफिनेशन तो वही है, डेफिनेशन तो वही है, दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका अलग है। बीसीसी के लिए अलग होगा, एचसीसी के लिए अलग होगा, एचसीपी के लिए अलग होगा, ये बात आपको मालूम है। जैसे हम बीसीसी के लिए यूज करते हैं तो 4R इक्वल टू √3a यूज करते हैं, अगर आपने इसके लिए यूज किया तो 4R इक्वल टू √3a, ठीक है। अब वो अलग अलग तरह से कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा वहां पर सॉलिड स्टेट में। जैसे इसके लिए आप करेंगे तो 4R इक्वल टू √2a, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये मेटेलिक रेडियस बनेगा। माने मेटल मेटल के बीच जब बॉन्ड बनेगा और उसमें दो इंटर मेटेलिक न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो वह हमारा कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कहलाएगा मेटेलिक रेडियस, बट उसका कैलकुलेशन हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। मैं सॉलिड स्टेट में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप चाहें तो सॉलिड स्टेट के वीडियो डले हुए हैं, आप बीसीसी एफसीसी में सब देख सकते हैं। तो इस तरह हम सभी प्रकार के रेडियस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब टाइप आपको रेडियस किसी भी प्रकार का आए, आप समझ जाएंगे कि वो कौन से रेडियस की बात की जा रही है। जैसे देखो इधर H2 दोनों आइसोटोपिक H2 है, आइसोटोपिक H2 है। ये सपोज प्रोटियम है और ये ड्यूटेरियम है, इसे आप D2 भी लिख सकते हो। और ट्रीटियम H2, ये ट्रीटियम हो गया, ये तो हाईली रेडियो एक्टिव है, ये तो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव होने के कारण इसकी स्टडी हम नहीं कर सकते। तो जरा दिमाग लगाओ, इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है।
बट ये रेडियो एक्टिव है तो इसको आप हटा दें। अब जरा सोचो कि आपको H2 एज ए प्रोटियम और H2 एज ए ड्यूटेरियम D2 दिया जाए, तो डिस्टेंस जरा सोचो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल है, तो इस H2 का एटॉमिक रेडियस, इस H2 का रेडियस और इस H2 का रेडियस बिल्कुल इक्वल है। यहां से यहां तक दोनों का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां से यहां तक ये D2 हो गया आपका, ये H2 हो गया आपका, ये D2 हो गया आपका, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है यहां भी ये 0.74 एंगस्ट्रॉम है। जरा सोचो, दोनों इक्वल है, H2 प्रोटियम और H2 ड्यूटेरियम, जिसे D2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसका और इसका कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप बना सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी मैंने बना दिए। कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ जितना H2 का है उतना ही D2 का है। तो बताओ कोवेलेंट रेडियस, दोनों की कोवेलेंट रेडियस इसका हाफ हो जाएगी, रेडियस इसका हो जाएगी 0.74/2, इसका रेडियस भी हो जाएगा 0.74/2, माने रेडियस भी इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है और कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, आइसोटोपिक मॉलिक्यूल है, आइसोटोपिक मॉलिक्यूल। H से H2 बना, D से D2 बना, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन, बट न्यूट्रॉन डिसाइडिंग नहीं है रेडियस का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिसाइडिंग होते हैं। और हम एकदम क्लियरली बोल सकते हैं कि द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 एंड द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ D2 इज इक्वल। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बात क्लियर हो गई होगी कि H2 और D2 की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो कोवेलेंट रेडियस भी इक्वल होंगी। ये कोवेलेंट रेडियस, ये इसकी कोवेलेंट रेडियस, तो दोनों की हाफ ऑफ कोवेलेंट रेडियस विच आर इक्वल। तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते लैब में, लेकिन ये कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो अगर आप इसका भी करते तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो यहां भी हमको कोवेलेंट रेडियस इक्वल ही मिलना चाहिए, कोवेलेंट रेडियस हमको इक्वल ही मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है ना। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस, ध्यान से सुनना बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम हो जाना। सब जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम होना आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, ध्यान से सुनिएगा, नियॉन, नियॉन में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। इधर मैंने नीचे इलेक्ट्रॉन देखे, ऊपर प्रोटॉन, ठीक है। नियॉन, अगर मैं सोडियम लेता हूं तो प्रोटॉन तो 11 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11। अगर एक पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन हो गया तो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12 होते हैं, यदि पॉजिटिव 2 चार्ज ले आए तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम आयन ले लिया जाए +3, इसमें 13 प्रोटॉन है और 3 पॉजिटिव चार्ज हो तो 10 इलेक्ट्रॉन। अगर एल्यूमिनियम होता तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होते, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये लिख दिए। उल्टे चले, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन होते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन। मैं यदि एक -1 चार्ज कर दूं तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
यदि मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन थी, मैं -2 चार्ज ले लूं तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन -3 ले लूं तो प्रोटॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए। तो अब बताइए सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंट है, प्रोटॉन से डिफरेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। तो ये स्पीसी हो गई बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गया ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर पूछे गए। नीट में यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आए हैं। देखिए, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां पर सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं सभी का, तो 1s2 2s2 2p6। बच्चों सभी में 2 ऑर्बिट है, ये देखिए सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन से 1s2 2s2 2p6। सभी में ऑर्बिट कितने? 2 ऑर्बिट कांस्टेंट है, ऑर्बिट सभी में 2 है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन सभी में 10 है। तो ऑर्बिट इक्वल, बट क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर देखिए 13 है और यहाँ पर देखिए 7। न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन तो सभी के ऑर्बिट में सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नंबर ऑफ सेल्स सेम है। तो यहाँ पर कांस्टेंट होने वाली चीज ऑर्बिट सभी में 2 है, इलेक्ट्रॉन सभी में 10 है, ये कांस्टेंट है, पर चेंज होने वाला क्या है? प्रोटॉन है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे और रेडियस छोटा होता जाएगा। तो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए चाहे एटॉमिक नंबर बोलिए, एटॉमिक नंबर बोलिए चाहे जेड बोलिए, इसको आप जेड भी लिखते हैं, जेड न्यूक्लियर चार्ज, चाहे आप इसे न्यूक्लियर चार्ज बोलिए, न्यूक्लियर चार्ज बोलिए, ये कोई भी चीज बोलिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, रेडियस, रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेस। तो जब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, बोले सर आपने तो -3, तो यहाँ पे ये ऐसा माना गया, ये ऐसा माना गया, ये ऐसा माना गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और वहां आपने लिया था सेम, नाइट्रोजन +3, नाइट्रोजन +2, नाइट्रोजन 0, नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन +2, नाइट्रोजन +3, -3, नाइट्रोजन ही था वहां सिर्फ। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी आ गया, फ्लोरीन, हेलोजन, एल्यूमिनियम आ गया। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाए, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाए तो नेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएं तो रेडियस डिक्रीज होते जाएगी। मतलब सबसे बड़ा रेडियस इसका, उससे छोटा रेडियस, उससे छोटा रेडियस, उससे छोटा, उससे सबसे छोटा रेडियस हो जाएगा एल्यूमिनियम +3 आयन, और सबसे बड़ा रेडियस हो जाएगा नाइट्रोजन +3 -3 आयन। बताइए क्लियर हो गया सबको? तो इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या होता है? रेडियस इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो एन तो सभी में सेम है ना, ये 2, तो 1 अपॉन जेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा रेडियस कम होते जाएगा, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है, ऑर्बिट भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। बच्चों बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना, केवल इससे सॉल्व हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज से। आ गया समझ में सबको? ये आ गया सबको समझ में अच्छे से?
तो इस तरह से हम एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आइसोइलेक्ट्रॉन का रेडियस, किसी का भी रेडियस समझ सकते हैं, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा रेडियस, किसमें कम रेडियस। चलिए अब सिंपल पीरियोडिक ट्रेंड पर आते हैं। तो जरा देखिए, रेडियस इन ए ग्रुप, किसी ग्रुप में हम रेडियस पढ़ रहे हैं। मैंने सपोज ले लिया फर्स्ट ग्रुप ले लिया मैंने, ये मैंने सपोज ले लिया फर्स्ट ग्रुप में हम जानते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस पीरियड का मतलब होता है इसमें एक न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एक ही सेल है, इसमें 2 सेल हो जाएंगे। ये देखिए पीरियड 2 है, पीरियड 3 में 3 सेल हो जाएंगे, पीरियड 4 में 4 सेल हो जाएंगे न्यूक्लियस से 4, पीरियड 5 में न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 सेल हो जाएंगे, इसमें पीरियड 6 में 6 सेल हो जाएंगे न्यूक्लियस है। अब बताओ ये 6। और फ्रांसियम को आप छोड़ दीजिए, फ्रांसियम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमेशा डिके करते हैं, तो उनकी स्टडी नहीं करते, तो इसको अपन हटा सकते हैं। ठीक है, तो P6 तक हम पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है, आप इसको ले सकते हैं, मैं इसकी बात समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑर्बिट है भाई, एक ऑर्बिट है इसमें 2 ऑर्बिट हो गए। अब जरा सोचो, जब ऑर्बिट 2 हो जाएंगे तो अपने आप रेडियस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हो ना, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, 0.53 n स्क्वायर, 0.53 n स्क्वायर। वैसे वो फार्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है, लेकिन अपन सिंपली समझ सकते हैं कि रेडियस n बढ़ रहा है, यहाँ पे ये पीरियड बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 3 4 5 6। तो यहां से नीचे जाते हैं अपन, तो क्या बढ़ते जाता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आई का मतलब इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है नीचे जाने पर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ 1 2। तो रीजन हो गया इसका बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जिसे आप नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसे आप एन बोल सकते हैं, इंक्रीजेस, एन इंक्रीज हो रहा है। और हम ये फार्मूला जानते ही हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो ये रेडियस आपका बढ़ता चला जाएगा, ये देखिए रेडियस आपका ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स बोल दो, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बोल दो, नंबर ऑफ स्क्रीन्स भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई सबको? तो फटाफट बनाए इसको। तो ये पहली बात हो गई एटॉमिक रेडियस की। ध्यान से सुनना, अगर हम इससे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ध्यान से सुनना, H प्लस हो, Li प्लस, ये प्लस की बात कर दें अपन ऐसी, तो जब प्लस की हम बात करेंगे तो आयनिक रेडियस, केटायनिक रेडियस वह भी इंक्रीज होगा भाई। सबसे एक 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 इलेक्ट्रॉन आप हटा दो, तो तब भी तो उसमें रेडियस इसी का कम होगा, इससे ज्यादा 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 सबसे ज्यादा। तो केटायनिक रेडियस का ऑर्डर ग्रुप में इंक्रीज ही होगा, सेम रीजन। समझ आ गया? तीसरा, यदि मेटेलिक रेडियस की बात करें, मेटेलिक रेडियस, तो बच्चों मेटेलिक रेडियस, लिथियम मेटल ऑर्बिट तो 2 ही होंगे, सोडियम मेटल ऑर्बिट 3 हो जाएंगे,
पोटेशियम मेटल ऑर्बिट 4 हो जाएंगे। तो भाई मेटालिक रेडियस हो तो भी तो ऑर्बिट तो उतने ही होंगे ना उसमें, उसी हिसाब से। तो ऑर्बिट बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, ऑर्बिट बढ़ेंगे तो केटायनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, ऑर्बिट बढ़ेंगे तो मेटालिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो चाहे वो कोई सी भी दे, एटॉमिक रेडियस हो, केटायनिक रेडियस हो, मेटालिक रेडियस हो, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तो हमेशा इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई? बोलो बात समझ आ गई सबको? यस सर। अच्छा, अब फटाफट लिखना यहाँ पर ये बात, तीनों का एक ही सीक्वेंस होगा ग्रुप में। और यदि मान लीजिए मैंने यहां पर ये कर दिया होता एफ Cl Br I एस्टेटिन और यहां पर अनसेप्टियम, ये कर दिया होता, तो यहाँ पे प्रोटॉन 9, 17, 35, 53, 53, 85। तो ये आपको ध्यान से सुनना है। ये देखिए यहाँ भी तो बच्चों रेडियस कितने हैं, ये ऑर्बिट 2 है, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, देखिए यहाँ 5 हो गए, यहाँ 6 हो गए। तो जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ेगा, जैसे जैसे एन बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। आप इस पर ध्यान से सुनना, एफ तो प्लस होता नहीं है, एफ प्लस नहीं होता, लेकिन अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्लस कर दिया, ये देखिए प्लस कर दिया सपोज। अभी भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे निकला, तब भी उनमें 2 सेल, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, तो भी वही केटायनिक रेडियस का ऑर्डर होगा। ध्यान से सुन लेना, केटायनिक का। अगर मैं इसमें निगेटिव आयन कर दूं, ये निगेटिव आयन कर दूं, ये निगेटिव आयन कर दूं, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव आयन कर दूंगा तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, सभी में बढ़ेंगे। तो ऑर्बिट भी तो सभी में उसी तरह बढ़ रहे हैं। तो चाहे यहाँ पर केटायनिक रेडियस हो, चाहे यहाँ पर एनायनिक रेडियस हो जाए, ये भी इंक्रीज होगा। तो नॉन मेटल के लिए एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पर इंक्रीज होगा, केटायनिक रेडियस इंक्रीज होगा, एनायनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, और सीक्वेंस सेम होगा, सीक्वेंस सेम होगा। तो फटाफट लिखिए इसको। लिख लिया सब लोगों ने? तो चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे केटायनिक रेडियस हो, चाहे एनायनिक रेडियस हो, नीचे जाने पर सीक्वेंस हमको सेम मिल रहा है। कहां पर डिफरेंस आएगा वो बात भी समझना है। एटॉमिक रेडियस में बहुत सी जगह डिफरेंस आता है, वो मैं अलग उसमें पढ़ाऊंगा, अलग मूड में पढ़ाऊंगा उसको। लिख लिया सब लोगों ने? इसको देखिए, अब आपने ले लिया एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड या इन ए पीरियड, इन ए पीरियड। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे आपने लिया सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बोले सर नियान को, तो नियान को अपन इसलिए छोड़ेंगे कि हम यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नियान भी ले लें, नियान लिख लें, पर इसको अपन यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि नियान में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा।
कोवेलेंट रेडियस मेजर नहीं होगी। यहाँ इनकी सबकी हम कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पीरियड का मतलब 2 ऑर्बिट है, इनमें सभी में ऑर्बिट 2 है। ये देखिए 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2। ये सबके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 1s2 2s2 2p5। ये सबके इलेक्ट्रॉनिक तो इसमें सभी में पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट 2 ही ऑर्बिट है, ये कांस्टेंट है। ऑर्बिट इसमें कांस्टेंट है, तो ऑर्बिट इसमें कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 3 है, तो ऑर्बिट उतने अट्रैक्ट नहीं होंगे। और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 9 है, तो वही 2 ऑर्बिट है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज 9 है, तो ये खिंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा रेडियस होगा और ये सबसे छोटा रेडियस होगा, ये सबसे छोटा रेडियस होगा। तो इधर जाने पर रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है, रेडियस डिक्रीजेस कहां, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आपको लिखना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, from left to right in a period, radius decreases because nuclear charge increases, because nuclear charge increases। तो बच्चों सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसमें है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसमें होने के कारण इसने 2 ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्बिट तो 2 ही हैं, यहाँ भी ऑर्बिट 2 हैं, पर यहाँ न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होने के कारण यहाँ 2 ऑर्बिट उतने अट्रैक्ट नहीं हुए। ऑर्बिट तो 2 ही है, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये ऑर्बिट तो 2 ही है, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ भी ऑर्बिट तो 2 ही है, ये न्यूक्लियस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, 9 न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 ऑर्बिट, 2 ही ऑर्बिट है यहाँ भी और यहाँ भी 2 ही ऑर्बिट है। तो न्यूक्लियर चार्ज हाई होने के कारण ऑर्बिट को पास पास खींच लिए गए हैं, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, ऑर्बिट छोटे हो गए, तो इसका रेडियस सबसे कम हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू द radius decreases because nuclear charge increases while orbit remain constant। ऑर्बिट तो कांस्टेंट है, तो ये खास बात होती है। तो ये सबसे बड़ा रेडियस, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। बोले सर नियान में कोवेलेंट रेडियस नहीं मेजर किया जा सकता, इसलिए इसको हटा दिया है। कोवेलेंट रेडियस इज नॉट मेजर्ड इन केस ऑफ नियान, दस यहाँ पर हमने उसको स्टडी में नहीं लिया है, ठीक है। तो यह आप क्लियरली समझ गए, इसको अच्छी तरीके से समझ गए आप इसको। कर दें क्लीन इसको, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको अच्छे से? यस सर। तो बच्चों मालूम, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नाम देके नहीं आएगा। अब आजकल आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर के, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन किस डिजाइन का, क्वेश्चन पीरियड के लिए पूछा जा रहा है। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि क्वेश्चन इज फॉर पीरियड, क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप, क्वेश्चन इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्वेश्चन इज फॉर वांडरवाल, या किसके लिए क्वेश्चन है। बहुत क्लैरिटी से उसे समझना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रेडियस चाहे कोई सा कोवेलेंट रेडियस हो, चाहे
वैंडरवाल रेडियस हो, ये इधर जाने पर डिक्रीज होगा। इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, इसका हमको रेडियस कोवेलेंट रेडियस नहीं मिलेगा, बोले फिर वांडरवाल रेडियस मिलेगा, बट इसका वांडरवाल रेडियस मोनो एटॉमिक का मिलेगा। सॉरी, इसका एटॉमिक रेडियस, इसका वांडरवाल रेडियस मोनो एटॉमिक का मिलेगा, जबकि इसका वांडरवाल रेडियस डाई एटॉमिक का मिलेगा, इसलिए कंपैरेबल नहीं है, इसको हटा दिया है। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द लार्जेस्ट रेडियस। ध्यान दीजिएगा, आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं ये, इसमें आपको सिलेक्ट करके बताना है कि किसका रेडियस सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेडियस होना चाहिए। सर ए सर। चलिए और देखिए, और लोग देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अब ये आगे लिखे हैं, आप जानते हैं 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉन हो गए 17 और 17 होता है क्लोरीन में। ये 3s2 3p4, ये आपसे सल्फर, ये यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सल्फर है, ठीक है। ये 2s2 2p5 है, मतलब आगे से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने लिखे नहीं है, आप समझ गए होंगे 2s2 2p5, ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये फ्लोरीन। और ये 2s2 2p1 3s2 3p1, ये ध्यान दो, ये होना चाहिए एल्यूमिनियम, क्योंकि इसमें 1s2 2s2 2p6 10 2 12 और 1 13, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम। अब यहां पर आपको फ्लोरीन भी दिया है, फ्लोरीन सल्फर, इसका डिजाइन ये है। इसको अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, ये 17 है, ये 9 है, 9 के बाद यहाँ 10 और फिर शुरू हो जाता है यहाँ से 11 12, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा 13, फिर 14, फिर फास्फोरस 15, फिर सल्फर 16 और क्लोरीन 17। ये ऑर्डर है। ये ऊपर से नीचे आने पर रेडियस, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, ये देखिए बढ़ गया। लेकिन इधर जाने पर रेडियस क्या होता है, कम। तो सबसे बड़ा रेडियस इसका, उससे छोटा रेडियस इसका, और सब उससे छोटा रेडियस इसका, सबसे छोटा रेडियस। द आंसर इज एल्यूमिनियम। ये तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप इस तरह से देखेंगे कि आप पहले इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें फटाफट फटाफट, और आप इनको इस तरह अरेंज कर लें। FCl है और Cl के आगे सल्फर 16 है, एल्यूमिनियम 13 है। और अब भी आपने पढ़ा कि इधर जाने पर रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इधर जाने पर रेडियस डिक्रीज होता है, और नीचे जाने पर रेडियस इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का रेडियस इसमें सबसे कम है, उससे बड़ा क्लोरीन है, उससे बड़ा सल्फर है, और सबसे बड़ा एल्यूमिनियम। अगर आपको ऑर्डर पूछा जाता तो आप इस तरह से ऑर्डर लिखते, एल्यूमिनियम देन सल्फर देन क्लोरीन देन क्लोरीन, ये ऑर्डर होता रेडियस का। तो ऑर्डर पूछा जाए, लार्जेस्ट पूछा जाए, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने तरीका बतला दिया है। कभी भी गलती नहीं होना चाहिए।
ये एटम के रेडियस है, एटम है, सीधे एटॉमिक रेडियस है, और इनको आप अरेंज करिए किसमें, सीक्वेंस में अरेंज करिए, पीरियड में अरेंज करिए, ग्रुप में अरेंज करिए, और फिर डिसाइड कीजिए, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। इतनी आप मेहनत करें 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं? इसका ऑर्डर पूछा जाता तो ये होता। मैं दूसरा दे रहा हूं, आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, अरेंज द रेडियस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द रेडियस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए, इसको अरेंज करना है। अब मैं ऑप्शन 4 दे देता हूं। 4 ऑप्शन, वो तो कोई भी बना सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको अरेंज करना है ऑर्डर में। तो इसे भी आप उस तरह से अरेंज करिए, बहुत ध्यान से। फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16 होता है, इस पर चार्ज है -3, इस पर चार्ज है -2। ये एक ही पीरियड के मेंबर है। ये पीरियड हो गया थर्ड, ये थर्ड पीरियड हो गया, ठीक है। फिर इसके आगे आता है क्लोरीन -1, जो दिया नहीं है आपको, दिया नहीं है, लेकिन उससे नीचे आता है ब्रोमीन। ये ब्रोमीन, ये आपको दिया है। ये आपको दिया नहीं है, पर बनाना है, ऐसा काट देना है इसको, पर बनाना है इसको ताकि अपने को समझ आ जाए। तो Br नेगेटिव आयन है ये, ठीक है। ये कौन सा पीरियड हो गया? फोर्थ पीरियड हो गया। ये आपको फोर्थ पीरियड का मेंबर दिया है, ठीक है। फिर आपको सेलिनियम दिया है, सल्फर, सेलिनियम Fe2, ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। आपको दिया Fe-2, Fe-2। यहाँ पर ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पर ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको हटा दीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये। अब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लीजिए। और आप जानते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इसका रेडियस इससे बड़ा है, ये बड़ा रेडियस है, ये छोटा रेडियस है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप जानते हैं इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है। फिर नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है, नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है, इधर जाने पर रेडियस कम, पर ये आपको दिया हुआ नहीं है। इधर आपको फास्फोरस, सल्फर, सेलिनियम, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक वगैरह पर वो दिए नहीं है। अब आपको सोचना कि सबसे छोटा रेडियस किसका होना चाहिए। सबसे, इन सब में सबसे छोटा रेडियस है सल्फाइड आयन का। सल्फाइड आयन से बड़ा रेडियस है किसका? फास्फाइड आयन का है। देखिए, फास्फाइड आयन से बड़ा रेडियस, ये दोनों थर्ड पीरियड के मेंबर हैं और ये फोर्थ पीरियड के मेंबर है। इसमें तीन तीन ऑर्बिट है, इसमें 4 ऑर्बिट है, इसमें 4 ऑर्बिट है, तो इसमें ऑर्बिट तो वैसे ही बढ़ गए। फिर इन दोनों में, ये इन दोनों में Br आयन पहले आ जाएगा, छोटा रेडियस है, सेलेनाइड, ठीक है। एक मिनट, मैंने ये बनाना था मुझे।
ये फास्फाइड सल्फाइड क्या है, उल्टा कर दिया मैंने। सल्फाइड से बड़ा फास्फाइड है, फास्फाइड से बड़ा Br आयन है। Br आयन बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें पीरियड कितने हो गए, 4 ऑर्बिट हैं इसमें 3 और इसमें 4 ऑर्बिट हैं। तो ये, और उससे भी बड़ा कौन हो गया, सेलेनाइड। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग जो भी पूछा होगा इंक्रीजिंग, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया आपको? इधर जाने पे रेडियस कम होता है, इधर जाने पे रेडियस कम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है। तो अब आपका ये सीक्वेंस क्वेश्चन नीट में पूछा गया है भाई। आप देखिए कितनी बार आया ये क्वेश्चन, कई बार आया है। तो सबसे ज्यादा दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पर ये ग्रुप में दिया है, ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है और इधर जाने पर घटता है, बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। तो आप दोनों डायरेक्शन से सॉल्व करेंगे, ऐसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया बताइए, यस और नो? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें समझने में? बोलो तो बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आया आपको ये? यस सर। ये समझ तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो जरा से में गलत हो जाएगा। आपको पीरियड बनाने हैं, पीरियड में ये फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, ये भी लिखना है। सल्फर के नीचे सेलेनियम और क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और ये एक ग्रुप में। और अब आप इसे समझ करके डिसाइड करेंगे भाई सल्फर का रेडियस सबसे छोटा, फास्फोरस उससे बड़ा, ब्रोमाइड छोटा, सल्फाइड सेलिनाइड उससे बड़ा, और ऑर्डर ये हो जाएगा क्योंकि ये ग्रुप में है, नीचे जाने पर बढ़ता है रेडियस। तो दिस इज द ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए, यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये आता है कोई इलेक्ट्रॉनिक, दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो ही तरह के बस। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर के, और दूसरा आयन का नाम या उसका फार्मूला देकर के। लेकिन दोनों को सॉल्व आप करेंगे 3 डिजाइन में, एक तो ग्रुप बनाकर, पीरियड बनाकर, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखकर। ये 3 चीजें आपको देखना है। फिर से बोल रहा हूं, आप ग्रुप बना लीजिए, पीरियड बना लीजिए, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लीजिए कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। ये 3 चीजें आपको देख करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर उनका नेम सिंबल बना के पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये आपका रेडियस 90%, 95% फिनिश हो गया। अब जो रेडियस बचता है वो स्पेसिफिक ग्रुप में, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इनऑर्गेनिक, वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा। जैसे अभी एफ ब्लॉक का रेडियस, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक के रेडियस, 4F का शील्डिंग इफेक्ट, 5F का शील्डिंग इफेक्ट, 3D का शील्डिंग इफेक्ट, उन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो वो अभी पहले आप इतना तैयार कर लीजिए, फिर उसकी अलग से एक क्लास देंगे रेडियस की। ठीक है, उसके बाद वो आप कर पाएंगे उस तरह के क्वेश्चन। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।